हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और पुनः मैं आप सभी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि होता रहा हूं और आगे भी होता ही रहूँगा। मेरा उद्देश्य आप सभी को अपने लक्ष्य की पूर्ति में हर समय निस्वार्थ भाव से सहयोग करना है और मैंने बहुत सारा सहयोग किया है, आगे भी करूंगा। और आज मैं आप सभी के समक्ष भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में होने वाले सभी एग्जाम्स में वर्तमान में बीटीबीसी या बिहार टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनसे क्वेश्चंस प्रमुखता से पूछे जाने लगे हैं। तो मैं आज आप सभी के समक्ष भारतीय इतिहास क्लास 9th क्लास बिहार टेक्स्ट बुक की पुस्तक से पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है भौगोलिक खोजें और उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जिसमें 90% से ऊपर सवाल आपका बन जाएगा। ये अनुभव है मेरा। और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं अगर उसको सही ढंग से आप समझें तो तार्किक और फैक्चुअल दोनों प्रकार के सवाल आपके बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। क्लास 9 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं मैंने उनको बोर्ड पर लिखा है और एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं ताकि आपको सुन के याद हो जाए और प्रश्न बनाने में आप सफल हों। देखिए, भौगोलिक खोज के आरंभ करने का श्रेय वास्तव में स्पेन तथा पुर्तगाल को है। ये पहला प्रश्न याद रखें। भौगोलिक खोजों को आरंभ करने का श्रेय स्पेन तथा पुर्तगाल को है, परंतु इसमें अधिक सफलता इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तथा जर्मनी को मिली थी। हालांकि आरंभकर्ता स्पेन तथा पुर्तगाल था, लेकिन ये आगे चल के ये पिछड़ गए और इसमें अधिक से अधिक सफलता हॉलैंड, फ्रांस तथा जर्मनी को मिली। और इसने भौगोलिक खोजों का सबसे अधिक लाभ उठाया। हालांकि खोज में महत्वपूर्ण योगदान रहा स्पेन और पुर्तगाल का, लेकिन भौगोलिक खोज का सबसे अधिक लाभ मिला था इंग्लैंड को, हॉलैंड को, फ्रांस को तथा जर्मनी को। ध्यान रखें कि भौगोलिक खोज से पूर्व यूरोप की स्थिति बड़ी कमजोर थी। आज जिस रूप में या आगे चलकर जिस रूप में यूरोप का विकास हुआ वैसा यूरोप नहीं था। यूरोप काफ़ी पिछड़ा हुआ था और यूरोप में सामंती प्रवृत्ति काफ़ी प्रबल थी। ये एक एक लाइन बिहार टेक्स्ट बुक से लिखा गया है, मुख्य लाइन, जहां आपके सवाल प्रत्यक्ष बनेंगे। भौगोलिक खोज से पूर्व यूरोप की स्थिति क्या थी, इस पर जब सवाल पूछे जाएंगे तो ध्यान रखें कि भौगोलिक खोज से पूर्व यूरोप में सामंती प्रवृत्ति काफी प्रबल थी। व्यापार वाणिज्य में कोई गतिशीलता नहीं थी और धर्म का स्वरूप भी उदार नहीं था और लोगों में यह विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है और सामुद्रिक यात्रा भी काफ़ी कष्टप्रद थी। यानी यूरोप काफ़ी कमज़ोर स्थिति में था और यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जिस यूरोप को आज हम इतना विकसित देख रहे हैं वो यूरोप भौगोलिक खोज से पहले यानी मध्यकाल में अच्छी स्थिति में नहीं था। और जहाँ जैसे जैसे आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल बिहार टेक्स्ट बुक का ही डायरेक्ट लाइन सब है, जहाँ से सवाल डायरेक्ट बनेंगे। यहाँ सामंती प्रवृत्ति काफ़ी प्रबल थी, व्यापार वाणिज्य में गतिशीलता नहीं थी, धर्म का स्वरूप उदार नहीं था और लोगों में यह विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है और जैसे आगे समुद्र में जाएंगे तो पृथ्वी के किनारे अनंत में विलीन हो जाएंगे और समुद्र की यात्रा भी काफ़ी कष्टप्रद थी। यूरोप की स्थिति थी भौगोलिक खोज से पूर्व। अब भौगोलिक खोज जो सफल हुआ उसकी जो पृष्ठभूमि थी उस पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूशलम जो इजराइल है, जेरूशलम पर अधिकार का मुद्दा
अधिकार के मुद्दा पर धर्म युद्ध हुआ यूरोप और अरब के बीच। और इस समय तक लोगों को यूरोपियों में एक दम था, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे कोई नहीं जीत सकता। लेकिन धर्म युद्ध ने यूरोप के दम्भ को तोड़ के रख दिया। ध्यान रखें कि इस धर्म युद्ध के कारण यूरोप अरब से पराजित हो गया। जो यूरोप कभी यह सोचता था कि हमसे कोई जीत नहीं सकता, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, जेरूसलम के मुद्दा पर दोनों के बीच, अरब और यूरोप के बीच जब धर्म युद्ध हुआ तो इसमें यूरोप बुरी तरह पराजित हुआ। तो यूरोप में जिज्ञासा जगी कि भाई निश्चित रूप से विश्व के देश में कुछ अन्य घटनाएं हैं, अन्य चीज़ें हैं, अन्य उपलब्धियां हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है, अतः उसकी जानकारी प्राप्त किया जाए। यह भौगोलिक खोज की एक बड़ी पृष्ठभूमि थी। और भौगोलिक खोज की एक बड़ी पृष्ठभूमि, क्षमा करें जो छूट गया है बिंदु में, जो लिखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि भौगोलिक खोज के संदर्भ में एक बात और ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चा लोग। कुस्तुनतुनिया का पतन ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली कुछ पहले क्या था कि यूरोप के लोग एशिया से कुस्तुनतुनिया के मार्ग से व्यापार करते थे, लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया। और जब उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया तो तुर्कों द्वारा यूरोपियन व्यापारियों से अधिक कर वसूला जाने लगा, टैक्स वसूला जाने लगा। इस मार्ग से व्यापार करना लाभकारी नहीं रहा। तो जिनके लिए जरूरी था कि भाई कहीं दूसरा मार्ग की खोज की जाए, दूसरे जगह रास्ते की खोज की जाए ताकि एशिया से व्यापार हो सके। तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में, या कुस्तुनतुनिया पर 1453 में जो उस्मानी तुर्क का अधिकार हो गया, यह भी भौगोलिक खोज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि या कारण बनी थी। धर्म युद्ध में जो यूरोप पराजित हो गया था अरब से, यह तो बड़ा कारण, ये बड़ी पृष्ठभूमि थी ही। और कुस्तुनतुनिया का पतन इससे भी बड़ी पृष्ठभूमि थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 1453 ईस्वी में पहले इसी मार्ग से व्यापार होता था यूरोप और एशिया के बीच। लेकिन 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हो गया तो तुर्कों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाने लगा, जो यूरोपियनों के लिए मध्य एशिया से व्यापार करना काफ़ी महंगी पड़ने लगी। तो लोगों ने सोचा कि भाई दूसरा कोई रास्ता अपनाया जाए, दूसरे मार्ग से व्यापार किया जाए ताकि व्यापार सहज हो और आर्थिक लागत कम लगे, लाभ का से ज़्यादा हो। इसीलिए कुस्तुनतुनिया का पतन एक बड़ी पृष्ठभूमि और एक बड़ा कारण था। इसके बाद आप देखें कि बहुत बड़ा कारण था नए आविष्कार। आप जानते हैं कि नए आविष्कारों ने भौगोलिक खोज को गति प्रदान किया और नए आविष्कारों में नाव बनाने की खांचा पद्धति का विकास हुआ, जिससे मजबूत नाव बनना आरंभ हो गया। क्योंकि भाई इस काल में व्यापार का मुख्य मार्ग समुद्र था, तो समुद्र से व्यापार करने के लिए शक्तिशाली नाव की जरूरत थी। तो पहले समुद्र के किनारे रहने वाले लोग परंपरागत नाव बनाते थे, लेकिन इस काम में खांचा पद्धति, जो डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, खांचा पद्धति, लकड़ी का खांचा बना करके एक दूसरे को जोड़ देना, जिससे शक्तिशाली नाव का विकास हुआ, शक्तिशाली नाव बनाना आसान हुआ और लोग आसानी से व्यापार करने लगे। इसके बाद भौगोलिक जानकारी लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस काल में भौगोलिक जानकारी में एस्ट्रोलोब की भूमिका बहुत प्रमुख थी। वस्तुतः यह अक्षांश जानने का उपकरण था, क्योंकि आप सभी जानते हैं विश्व में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसी भी स्थल के लोकेशन को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अक्षांश जानने का एक बहुत ही प्रमुख उपकरण
एस्ट्रोलोब था, इसका विकास हुआ। और इसके बाद पुर्तगालियों द्वारा नवीन किस्म के हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल, ये डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं कि कैरावल क्या था, एस्ट्रोलोब क्या था। तो हम सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण था जिसकी जानकारी मिली। कैरावल एक हल्का और तेज चलने वाला जहाज था जिसका विकास पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। तो ये जो नए नए आविष्कार हुए, इसने भौगोलिक खोज की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया या भौगोलिक खोज को गति प्रदान किया। इसके साथ बड़े बड़े साहसी या बड़ी बड़ी साहसिक यात्राएं की गई। और साहसिक यात्राओं के बारे में तो काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, चाहे कोई एग्जाम हो। और चूँकि ये हमारे बिहार टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये चैप्टर्स हैं तो सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो साहसिक यात्राओं में जो मुख्य है वो याद रखें कि 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज, जो कई बार पूछे जा चुके हैं, 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतरिक्ष, जिसको अंग्रेजी में केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, तो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, उत्तमाशा अंतरिक्ष। और यहाँ से भारत आने की आशा काफ़ी जगी, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो बार्थोलोम्यू डियाज जो पुर्तगाली व्यापारी था, यह 1488 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के जो देश है दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट उत्तमाशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप को पहुंच गया। ये बड़े बड़े साहसी यात्री थे जिन्होंने खोज को बड़ा आसान कर दिया, जिन्होंने साहसी यात्रा द्वारा विभिन्न चीज़ों की खोज कर दी, पृथ्वी के विभिन्न भागों की खोज कर दी और यूरोपियनों का कूपमंडूकता टूट गया। इसमें बार्थोलोम्यू डियाज की बड़ी भूमिका थी। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो काफ़ी पूछे जाते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई, जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस और यूरोपियनों ने नई दुनिया कहा, क्योंकि इससे पहले तो अमेरिका की जानकारी थी नहीं किसी को। तो यह प्रश्न आता है कि अमेरिका को नई दुनिया किसने कहा? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में चला था भारत के लिए, लेकिन पहुंच गया अमेरिका, तो उसके अनुसार तो यूरोपियनों ने क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा 1492 में खोजे गए अमेरिका को नई दुनिया कहा। और कोलंबस के अनुसार कोलंबस को लगा कि यह जो अमेरिका है, जिसको आज अमेरिका के नाम से जानते हैं, यह जो अमेरिका है यह भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है। इसीलिए यहाँ के निवासियों को कोलंबस ने रेड इंडियन कहा, जो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो याद रखें कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई, जिसे यूरोपियनों ने नई दुनिया नाम दिया। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस अमेरिका को आरंभ में भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया, जो काफ़ी पूछे जाते हैं। पुनः यह सवाल कि फिर इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा, तो ध्यान रखें आगे लिखा हुआ है कि आगे चलकर स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पूची खोज की, हालांकि शुरू में क्रिस्टोफर कोलंबस ने, लेकिन इसके बाद आगे चल के स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पूची ने इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी, अमेरिकी महाद्वीप की विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिसे यूरोपियनों ने नई दुनिया कहा था, जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा समझा था, उसे स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पूची ने विस्तार पूर्वक उसकी खोज की, विस्तार पूर्वक उसकी जानकारी दी, इसे एक अलग महाद्वीप बताया। अतः इसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा, जो काफ़ी प्रमुख है।
काफी प्रमुख सवाल, एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि अमेरिका की खोज किसने की, क्या कहा गया, यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया, और आखिरकार इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा। इसके बाद अगला बिंदु देखें कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक, जो ऐतिहासिक घटना है, पुर्तगाल के एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिक्ष, वही उत्तमाशा अंतरिक्ष जिसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, पुर्तगाल का व्यापारी। तो पुर्तगाल का ही एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए भारत के मालाबार तट, जिसको केरल, जो केरल के कालीकट तट कहलाता है, मालाबार तट पर पहुंचा और यहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया, जो काफ़ी प्रमुखता से पूछे जाते हैं। जमोरिन यहाँ का काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो आप देख चुके हैं कि भाई जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, केरल के मालाबार तट पर पहुंचा, तो यहाँ का शासक जमोरिन था, और जमोरिन ने इसका स्वागत भी किया और इसको व्यापार की अनुमति भी दी, तो काफ़ी पूछे जाते हैं। अब है कि बहुत ही प्रमुख प्रश्न यहाँ होता है, आखिर जो व्यक्ति इससे पहले बार्थोलोम्यू डियाज सीधा भारत नहीं पहुँच सका, कोलंबस भारत नहीं पहुँच सका, तो आखिर वास्को डी गामा कैसे भारत पहुँच गया। तो जैसा कि अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जब यह दक्षिण अफ्रीका में था, तो भारत का ही एक व्यापारी अब्दुल मजीद, जो काफ़ी प्रमुखता से पूछे जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद से वास्को डी गामा की मुलाकात हो गई, और इसी के सहयोग से यह सीधे भारत आने में सफल हुआ। तो याद रखें कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए मालाबार तट यानी केरल के कालीकट पर पहुंचा, और यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। और अगर वास्को डी गामा अफ्रीका से सीधे भारत आने में सफल हुआ, इसमें सबसे बड़ी भूमिका अपने भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद की थी, जिसकी मुलाकात वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, और इसी व्यक्ति के सहयोग से वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका से यानी उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए सीधे भारत आने में सफलता हासिल की। ये सभी बिंदु डायरेक्टली सवाल है आपके लिए। इसके बाद अगली बिंदु देखें, जिसे काफ़ी पूछा जाता है कि 1519 ईस्वी में मैगलन के बारे में आप देखते हैं, बराबर पूछा जाता है, और यह पहला व्यक्ति था कि जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, क्योंकि पहले लोगों में जानकारी थी कि वह पृथ्वी चपटी है और समुद्र में आगे दूर जाने पर पृथ्वी के किनारे अनंत में लोग चले जाएंगे, जहाँ अता पता भी नहीं चलेगा। इस भ्रम को तोड़ दिया आपको मैगलन ने, और मैगलन पहला व्यक्ति था जो 1519 ईस्वी में जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिससे यह धारणा पुष्ट हुई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैगलन का बड़ा योगदान था साहसिक यात्रा में। इसके बाद कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की तथा न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। तो जो यूरोप पहले कुक मंडूकता में था, अब यूरोप विश्व के अधिकांश देशों को जान चुका था, और इसमें इन सब की भूमिका काफ़ी प्रमुख थी। बार्थोलोम्यू डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन और कैप्टन कुक। तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की तथा न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया, और सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। तो समझिए कि खोजों का एक तांता लग गया, एक सीरीज लग गया, जहां विश्व के अधिकांश क्षेत्रों की खोज कर ली गई। तो मेरा विश्वास है कि याद हो गया होगा। उत्तमाशा अंतरिक्ष पहुंचा था आपको बार्थोलोम्यू डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज किया था, हालांकि इसका नाम अमेरिका अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा। वास्को डी गामा पहला यात्री था जो सीधे भारत आने में सफल हुआ, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका या सहयोग भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की रही। मैगलन ने पहली बार जहाज से सभी समुद्र की यात्रा की, जिससे लोगों का भ्रम टूटा, और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की तथा न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया, और सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया।
इस तरह से विश्व के अधिकांश देशों की जानकारी मिल गई और भौगोलिक खोज काफ़ी सफल हुआ। और भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित करने में दो व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, जिनमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, एक्चुअली यह समुद्र यात्रा का काफ़ी प्रेमी था और समुद्र यात्रा को प्रोत्साहित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला ने भौगोलिक खोज को काफ़ी प्रोत्साहित किया, क्योंकि जब तक राजे रजवाड़े का समर्थन नहीं हो तो तब तक धन कौन उपलब्ध कराएगा। और इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला ने भौगोलिक खोज को काफ़ी प्रोत्साहित किया। मैं विश्वास है कि इतने बिंदुओं पर अगर आप ध्यान रखें तो जो पहला चैप्टर है 9th क्लास के बिहार टेक्स्ट बुक के हिस्ट्री का भौगोलिक खोजें, उसमें से आपके 99% सवाल बन जाएंगे। केवल लेक्चर को ठीक से ध्यान में रखें, बिंदु को कॉपी पर नोट कर लें और लेक्चर को सही ढंग से ध्यान में रखें, तो मेरा विश्वास है कि सुन के याद हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पुनः मैं आगे आप सभी के समक्ष इसी प्रकार का अभी मैं लगातार, जैसे कि मैंने आपको बताया है, बिहार टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितने भी प्रमुख चैप्टर हैं सभी के प्रमुख बिंदु को मैं डिस्कस कर दूंगा, ताकि सुन करके आपको याद हो जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पुनः इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री और चैप्टर को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।